देख लें इसे। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट की थी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड एनर्जी, उसी को मैं एक बार शॉर्ट में बोल रहा हूँ। ओके, अब हम उसको यूज करेंगे एप्लीकेशन में। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, बॉन्ड एनर्जी एग्जैक्ट होती है या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? अब बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज का ही एवरेज होती है, लेकिन बता दोनों में कॉमन चीज, बता दोनों वन मोल बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी ही होती है। लेकिन मतलब हीट ऑफ एटमाइजेशन में भी बॉन्ड ब्रेक होते हैं इनटू गैसेस एटम्स, लेकिन द हीट ऑफ एटमाइजेशन वन मोल बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी या ऑल बॉन्ड्स को? मतलब बोला था जैसे मीथेन में 4 CH बॉन्ड थे तो सबको ब्रेक होकर C गैस प्लस 4H गैस लिखा था, या अमोनिया में 3 NH बॉन्ड थे और बता हीट ऑफ एटमाइजेशन का ही एवरेज ले ले तो बॉन्ड एनर्जी भी आ जाती है। हमने अमोनिया वाला एग्जांपल किया, उसके बीच की थ्योरी भी हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे अब उसमें। लेकिन हमने बता बार बार बोला था कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी, अब लिख लें उसी की एप्लीकेशंस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। एप्लीकेशंस ऑफ बॉन्ड एनर्जी, एप्लीकेशंस ऑफ बॉन्ड एनर्जी, एप्लीकेशंस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। और इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन लिख लें, एप्लीकेशंस ऑफ बॉन्ड एनर्जी फर्स्ट लिख लें। फर्स्ट लिख लें, इफ इन अ रिएक्शन, if in a reaction bond energies, if in a reaction bond energies of different bonds, bond energies of different bonds present in reactants and products, reactants and products are given in the question, are given in the question, then delta H, then delta H of that reaction, then delta H of that reaction can be calculated by, can be calculated by, बोर्ड पर सीख लें, delta H reaction equals to sum of bond energies of reactants minus sum of bond energies of products। और बता एप्लीकेशन का मतलब भी क्या है, बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन। तो बता इसकी जो एप्लीकेशन है उसका रिलेशन या शॉर्ट ट्रिक बता सेम एज हीट ऑफ कंबशन की एप्लीकेशन की तरह है। तो बता याद किसको रखो, जो अलग है। बता हीट ऑफ फॉर्मेशन की तो एप्लीकेशन में उल्टा करते हो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बाकी सब में तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट ही करते हो। और ये कब, लेकिन ये एप्लीकेशन कब है, मतलब जब बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करवाए या गिवन इन द क्वेश्चन ऑन न्यूमेरिकल वैल्यू। और गिवन का मतलब क्या है, कैलकुलेट ना करवाए, क्योंकि कैलकुलेट करवाएगा तो वो हीट ऑफ एटमाइजेशन से होगा, लेकिन गिवन है तो फिर किसी भी रिएक्शन की डेल्टा एच पूछेगा। और इसी फर्स्ट एप्लीकेशन से फिर हम रेजोनेंस एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं इसी की हेल्प से। तो लिख लें सेकंड, determination of resonance energy, determination of resonance energy। अब बता एग्जैक्टली तो रेजोनेंस एनर्जी तुम पढ़ते हो ऑर्गेनिक में कि मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी का डिफरेंस ही रेजोनेंस एनर्जी बोलते हो। मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जीज का डिफरेंस हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। लेकिन यहां पर सिंपली थर्मोडायनेमिक्स में हम बोलते हैं 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड में ड्यू टू रेजोनेंस जो एनर्जी चेंज होता है उसी को क्या बोल देते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। अब ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके लिख लें, फिर मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा इस फॉर्मूले को। हीट ऑफ रिएक्शन मतलब डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन कैलकुलेटेड माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन ऑब्जर्व्ड। इनका मीनिंग क्या है, कैलकुलेट ऑब्जर्व का भी बताऊंगा अभी, लिख लें। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन कैलकुलेटेड माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन ऑब्जर्व्ड। और कैलकुलेटेड का मीनिंग है कि जो हम
बॉन्ड एनर्जी या हीट ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की हेल्प से हम कैलकुलेट करके लाएंगे, उसको बोलेंगे हीट डेल्टा एच कैलकुलेटेड। मतलब बता, जो ये फर्स्ट की हेल्प से लाओगे वो ऑब्जर्व्ड होगी या कैलकुलेटेड? तो बता, जो फर्स्ट की हेल्प से लाएंगे, बता बॉन्ड एनर्जी की हेल्प से लाओगे वो डेल्टा एच कैलकुलेटेड, और जो क्वेश्चन में गिवन होगी वो होगी ऑब्जर्व। उसी रिएक्शन की जो हीट क्वेश्चन में गिवन होगी वो होगी ऑब्जर्व्ड डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। और गिवन कम इसकी जगह वो अगर उस रिएक्शन की हीट कैलकुलेट भी करवाए, गिवन या फाइंड करवाए, तो वो होगी ऑब्जर्व्ड। लेकिन मतलब मेन तो एप्लीकेशन इसकी फर्स्ट ही है, क्योंकि मतलब फर्स्ट आएगी तो ही सेकंड आएगी। तो बॉन्ड एनर्जी की हेल्प से यहां पर हम इन दो चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले बॉन्ड एनर्जी खुद कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आना चाहिए। मतलब इसमें दो ही तरह के क्वेश्चन होंगे, जहां बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करवाएगा या बॉन्ड एनर्जी गिवन होगी। और जब बॉन्ड एनर्जी की न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन हुई तो ही ये एप्लीकेशन के फॉर्मूले काम आएंगे। लेकिन अगर कैलकुलेट करवाई तो ये काम के हैं क्या फिर? तो बस एक चीज जो हमेशा पढ़ते हो कि कोई भी हीट, टाइप ऑफ हीट कैलकुलेट करवाई है या गिवन इन द क्वेश्चन है, वही करते हो। तो क्वेश्चन लिख लें जिससे क्लियर हो जाएगा इन सबको अप्लाई कैसे करना है। लिख लें, कैलकुलेट कैलकुलेट बॉन्ड एनर्जी ऑफ, बोर्ड पर लिख लें, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ओ सिंगल बॉन्ड एच बॉन्ड। कैलकुलेट बॉन्ड एनर्जी ऑफ ओ सिंगल बॉन्ड एच बॉन्ड अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस। लिख लें बोर्ड पर, उनकी हेल्प से तुम्हें फाइंड करनी है। अच्छा, इसमें बस बता दो, बॉन्ड एनर्जी होती है तो इसमें एक चीज बोल रहा हूँ सिंपल सा, बस ध्यान रखना, जब भी बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करवाए। अच्छा, द कैलकुलेशन का क्वेश्चन है ना ये, मतलब ये एप्लीकेशन वाले जो हमने पढ़े अभी वो काम के नहीं है इसमें। तो अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, तो ध्यान सुनना। जब भी बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करवाए तो सबसे पहले एक चीज चेक करना, वो बॉन्ड कौन से मॉलिक्यूल में है। तो बताइए, ओ एच बॉन्ड किस में है? H2O, वो लिख कर दे रहा है इक्वेशन में ही, H2O। और बता, H2O में एक ओ एच बॉन्ड है या दो ओ एच सिंगल बॉन्ड है? दो ओ एच सिंगल बॉन्ड है। तो मैंने लास्ट क्लास में बोला था, अगर बता जब भी तुम्हें बॉन्ड एनर्जी इक्वेशन लिख कर दे तो ये बहुत ध्यान से चेक करना उसने कितने बॉन्ड ब्रेक करे एट ए टाइम। सारे ब्रेक कर दिए एक साथ या एक ब्रेक करा? अब बता, फर्स्ट में देखो एक ही तो ओ एच बॉन्ड टूटा, तो बता ये हीट ऑफ एटमाइजेशन है या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है? मतलब एक बॉन्ड को गैसियस स्पीशीज में ब्रेक करने की एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सेकंड में देखो फिर एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो बता फिर से ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अच्छा, हमने बता बोला ना अभी तुमने सबने कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एक बॉन्ड को ब्रेक करने की एग्जैक्ट एनर्जी होती है। दूसरा एक और चीज बोली थी कि सेम टाइप के बॉन्ड को ब्रेक करने की वो अलग अलग होती है। तो देखो दोनों की वैल्यू अलग अलग दी है। तो हमने लिखा था ना एक्स वाई जेड, ओनली एक्स ओनली वाई ओनली जेड, अमोनिया वाले एग्जाम्पल में। बताओ उसी के बीच का क्वेश्चन हो गया ना अभी ये। अब बताओ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज का ही एवरेज होती है ना बॉन्ड एनर्जी, तो बस इन दोनों का सम करके एवरेज ले लो। वहां भी तो बताइए यही कहता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3, क्योंकि अमोनिया में 3 NH बॉन्ड थे, आपके 2 हैं। तो लिख लें, तो बता बॉन्ड एनर्जी ओ एच बॉन्ड की क्या हो गई, इन दोनों का सम करके डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर विल बी 110 किलो जूल पर मोल। और ये जो पर मोल है वो ओ एच के 1 मोल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में।
अब बस मैं क्वेश्चंस में चेंज क्या क्या कर सकता हूँ लैंग्वेज में, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी के मैं सारे क्वेश्चंस अभी बोल रहा हूँ, सब मैं कैलकुलेट करवाऊंगा बॉन्ड एनर्जी, लेकिन रिप्रेजेंटेशन बदलेगा डाटा का। नेक्स्ट लिख लें, द हीट रिक्वायर्ड, द हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक, टू ब्रेक 142 ग्राम, बोर्ड पर लिख लें, 142 ग्राम Cl2 गैस, 142 ग्राम Cl2 गैस into gaseous atoms, into gaseous atoms, into gaseous atoms is 488 kilojoule, बोर्ड पर लिख लें, is 488 kilojoule, is 488 kilojoule. Calculate bond energy of, calculate bond energy of Cl single bond Cl, calculate bond energy of Cl single bond Cl. वेरी गुड। और डेफिनेशंस ध्यान है तो और जल्दी होंगी सब चीजें। अच्छा लेकिन यहाँ तो मैं इसने अच्छा बॉन्ड एनर्जी या, अच्छा ये बता पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है या डाई एटॉमिक, और हमने पढ़ा था डाई एटॉमिक में बता हीट ऑफ एटमाइजेशन, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तीनों सेम होती है ना, लेकिन बता हमारे पास मोल तो होने चाहिए ना, लेकिन मोल है या मास है। और बता वैसे भी पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी मास हो तो पहले मोल में बदलते हो हर चैप्टर में उसको, तो बता यहां पर भी क्या बदलोगे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Cl2, और मॉलिक्यूलर वेट इसका 35.5 या 71, अभी हो सकता है कुछ नहीं यहाँ 4 मोल ले आए हो, तो वो ध्यान रखना जल्दबाजी में एटॉमिक वेट से मल्टी डिवाइड मत कर देना, वो तो एटॉमिक वेट है, Cl2 में तो 2 एटम है तो 71 हुआ ना मॉलिक्यूलर वेट। तो बता कितने मोल Cl2 हो गए, 2 मोल क्लोरीन हो गए। अब बता 2 मोल क्लोरीन में जो बॉन्ड है उनको ब्रेक करने की एनर्जी 488 है, लेकिन मतलब बॉन्ड एनर्जी तो 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने की होती है। अच्छा बता 2 मोल Cl2 में कितने क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन होंगे, 2 ही होंगे, 1 मोल में 1 तो 2 में 2 होंगे, तो बता 2 मोल क्लोरीन बॉन्ड्स को ब्रेक करने की एनर्जी 488 है, तो बता 1 मोल क्लोरीन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी विल बी, बता ला सकते हो, सिंपल सा क्या आ जाएगी बता 488 अपॉन 2, मतलब आंसर क्या आ गया 244 किलो जूल पर मोल। अच्छा था ये जो वैल्यू आई यही बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन बॉन्ड है ना। अच्छा इसी को मैं हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन भी बोल सकता हूं, इसी को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोल सकता हूं, तो ये लिख लो बाकी दो भी, कि मैं क्वेश्चन में चेंज करता लैंग्वेज में आंसर यही रहता, लेकिन पूछता कैलकुलेट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Cl2 या हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ Cl2, तब भी यही करना था। नेक्स्ट लिख लें, कैलकुलेट डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन, डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन, बोर्ड पर से लिख लें इक्वेशन उसकी। और गिवन लिख लें, बॉन्ड एनर्जीज हमें इसमें क्वेश्चन में गिवन है,
जरा ये जो क्वेश्चन है ये बॉन्ड एनर्जी की कैलकुलेशन का या एप्लीकेशन का? मतलब जो अभी हमने लैंग्वेज में लिखा फर्स्ट में वही लिखा यहाँ पर, इफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन, देन डेल्टा एच ऑफ एनी रिएक्शन कैसे लाते हैं वो हमें पता है। अच्छा, तो ये जो बॉन्ड एनर्जीज गिवन है ये सब इनके वन वन मोल के लिए गिवन है ना, लेकिन मतलब इनके वन वन मोल बॉन्ड ही है या वन से ज्यादा है? एसी का रिमोट किसके पास है? किसके पास है? दे दो, उधर से उससे ले ले। सुधर जाओ, एक करे चालू कर, देखो बंद कर दो। इधर देखो ध्यान से। तो अब इसमें ध्यान सुनना, क्वेश्चन जो हमें बोला है उसको बंद कर देना। अरे उधर उसको, अब पढ़ ले, इधर देख लो। अब इसमें यहां पर क्वेश्चन समझ ले ध्यान से। तो बॉन्ड एनर्जी हमें दी है सबकी, और लेकिन बता सब वन वन मोल बॉन्ड की गिवन है ना, तो बता डेल्टा एच लानी है तो डेल्टा एच रिएक्शन सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स करेंगे। अब बता डेल्टा एच लानी है हमें रिएक्शन की, तो रिएक्टेंट्स के बॉन्ड एनर्जीज का सम करेंगे। अच्छा, द रिएक्टेंट कौन है? C2H4 एंड Cl2। अच्छा, द Cl2 में क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन बॉन्ड है ना, लेकिन वो एक ही है। अच्छा, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं? 4। और एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो बता तुम्हें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक की दी है 414। तो जब यहां सम करोगे तो 4 × 414 लिखेंगे, प्लस 1 × कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, बताइए C2H4 की हो गई सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज, प्लस 1 क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, तो उसकी वैल्यू 243। तो ये सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स हो गया, माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स करोगे तो बता फिर से वहां पर देखो 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो 4 × 414, लेकिन 2 कार्बन क्लोरीन बॉन्ड भी है, तो बता 2 कार्बन क्लोरीन बॉन्ड तो उनकी वैल्यू 331, लेकिन एक कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो 347, यही करोगे। लेकिन अब एक चीज रुक जा, सुन ले। जब भी बॉन्ड एनर्जीज का इस तरह से सम करो, ऐड सब्ट्रैक्ट करो, तो चेक कर लेना उनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कोई बॉन्ड कॉमन तो नहीं है, क्योंकि हुआ तो तुमने मल्टीप्लाई डिवाइड करने के पहले ही हो सकता है वो कैंसिल हो जाए। मतलब 4 × 414 करूंगा प्लस में आएगा, वही 4 × 414 माइनस में आएगा, मतलब इसको x मान लूं तो ये 4x, वो -4x, और बता ऐड करने पर ये वैसे कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि तुमने अगर मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद देखा तो हो सकता है बहुत बुरा लगे, जबकि बता टाइम बचेगा। और बता ओनली सिंपल सा हो गया ना, अब तो 1 1 या × 2। क्या आंसर आया बता? डेल्टा एच की वैल्यू -154 किलो जूल पर मोल। बस इसमें मैं जो एक चीज बोल रहा हूं ध्यान सुनना, इसमें एक चीज का बस ध्यान रखना इन क्वेश्चंस में, कि अभी यहां पर मतलब हमने ये क्वेश्चन ने बहुत इजी कर दिया मैंने खुद ने, क्यों? क्योंकि मैंने खुद ने इनको बॉन्ड की टर्म में स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखा, लेकिन ये वो हर बार लिख कर नहीं देगा रिएक्शन में, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी मल्टीप्लाई करने हैं ना यहाँ पर, तो ये बॉन्ड की टर्म में लिख लेना हर बार। तो बता बॉन्ड्स की टर्म में लिख लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। द हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ the heat of dissociation of benzene into the heat of dissociation of benzene into gaseous atoms into gaseous atoms is into gaseous atoms is
बोर्ड पर लिख लें 5535 किलो जूल पर मोल, 5535 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। और गिवन लिख लें बोर्ड पर से, बॉन्ड एनर्जीज गिवन है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। और द कौन सी रिएक्शन है, क्या इक्वेशन होगी, उसने इनडायरेक्टली वर्ड्स में लिख कर दे रखा है लैंग्वेज में। अच्छा पहले तो तुम्हें जो आता है वो कर लो, अपने आप समझ में आएगा क्वेश्चन ने कहाँ चेंज करा। अब बता, इसने तुमसे क्या पूछा है, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन, यही पूछा है ना। तो बता, हमने पढ़ा आज ही रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच कैलकुलेटेड माइनस डेल्टा एच ऑब्जर्व्ड होता है ना। अच्छा बता, ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ रिएक्शन कौन सी होती है, जो हम कैलकुलेट करेंगे या गिवन होगी क्वेश्चन में, मतलब गिवन होगी इन द क्वेश्चन। तो पढ़ो, उसने फर्स्ट लाइन में लिख कर दिया सबसे पहले, हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बेंजीन इनटू गैसियस एटम्स इज 5535 किलो जूल पर मोल। तो बताइए 5535 किलो जूल पर मोल क्या है, हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बेंजीन इनटू गैसियस एटम्स। बताइए ऑब्जर्व्ड हुई ना, तो 5535 हमें पता है। और बता, कैलकुलेटेड के लिए क्या बोला था, जो हम कैलकुलेट करके लाएंगे बॉन्ड एनर्जी या हीट ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से। तो बता, बॉन्ड एनर्जीज दी ना तुम्हें उसने इनकी। तो अब लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, पहले रिएक्शन की बैलेंस्ड इक्वेशन तो लिखे। अब बता, बेंजीन को बोला है उसने सेपरेट गैसियस एटम्स, लेकिन बोला था जब भी इक्वेशन लिखो तो बॉन्ड की टर्म में लिखना, जिससे तुम नंबर ऑफ बॉन्ड से मल्टीप्लाई इजीली कर पाओगे, सामने दिखते हैं तो बता, बेंजीन में 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। और बता, इनकी बॉन्ड एनर्जी तुम्हें उसने दी है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की, लेकिन प्रोडक्ट में क्या बनेंगे बता, उसने वो भी बता रखा है, गैसियस एटम्स बनेंगे। तो बता, इस रिएक्शन की डेल्टा एच हम खुद लाएंगे बॉन्ड एनर्जीज की हेल्प से। तो कैलकुलेटेड कैसे लाओगे, सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स। उसके लिए बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स का सम करोगे तो 6 कार्बन एटम इनटू उनकी वैल्यू 414 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की। अच्छा इधर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कितने, 3, और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन भी 3 ही है। तो बता 3 इंटू 612 प्लस 3 इंटू 347, ये तो सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट हुआ। अच्छा बता, प्रोडक्ट्स में बॉन्ड है क्या, वो तो गैसियस एटम्स है, तो बॉन्ड है ही नहीं। तो बता, बॉन्ड है ही नहीं तो उनकी बॉन्ड एनर्जी भी नहीं होगी, तो 0। अगर ये H2 मॉलिक्यूल लिखा होता या C सॉलिड लिखा होता तो फिर होती बॉन्ड एनर्जी उनकी। तो बता, इसको सॉल्व करके लाओगे तो जो बॉन्ड एनर्जी की हेल्प से लाएंगे वो क्या हो गई, डेल्टा एच कैलकुलेटेड 5361। और बता, ये वैल्यू पुट करोगे 5361 माइनस करोगे तो रेजोनेंस एनर्जी वैल्यू विल बी माइनस 174 किलो जूल पर मोल। तो बता, ये क्वेश्चन तो वही पहले वाला है जो अभी हमने किया, बस उसमें डायरेक्ट मैंने डेल्टा एच ना पूछ कर रेजोनेंस एनर्जी पूछ ली। तो क्वेश्चन तो यही है वो, ये क्लियर सबको ये। तो बस मीनिंग बस हमने ध्यान रखना, चेंज में हर बार बता रहा हूं कुछ ना कुछ। अब लिखो, देख देख लें इसमें अब ध्यान से एक और चीज, इसी जो अब मैं क्वेश्चन करवाने वाला, ये इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा, लेकिन छोटा सा क्वेश्चन होगा, ये तो फिर भी लेंदी थी कैलकुलेशन वाइज।
ठीक है। The heats of atomization of बोर्ड पर लिख लें NH3 and N2H4 are NH3 and N2H4 are बोर्ड पर लिख लें X and Y kilojoule per mole respectively. X and Y kilojoule per mole respectively. Calculate, वापस सुन लें, the heats of atomization of NH3 and N2H4 are X and Y kilojoule per mole respectively. Calculate bond energy of N single bond N bond. Bond energy of N single bond N bond. Very good. हमने बोला बहुत छोटा सा क्वेश्चन, कंसेप्ट वाइज बहुत छोटा सा। अच्छा मैं इसको शॉर्ट करूं, मैं तुमसे ओनली इस क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा एन सिंगल बॉन्ड एनर्जी लाओ, मैं पूछूं एनएच बॉन्ड एनर्जी फाइंड करें, तो बताओ कर सकते हो क्या? मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था आज कि जब भी बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करवाए तो पहली चीज तो बताइए एप्लीकेशन जो हमने पढ़ी ए और बी जो आज उनका क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी गिवन ही नहीं है न्यूमेरिकली। तो अब मैं किससे करूंगा? हीट ऑफ एटमाइजेशन, खुद बता रहा है कि किसको यूज करके लाओ। तो बता हीट ऑफ एटमाइजेशन गिवन है तो उन्हीं की इक्वेशन लिखो, और तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो बता हीट ऑफ एटमाइजेशन की इक्वेशन लिखो अमोनिया की, तो बता अमोनिया में एक बॉन्ड ब्रेक हो गए सारे, बता हीट ऑफ एटमाइजेशन में तो ऑल बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं ना। तो बता NH3 से क्या बनेगा? N गैसियस एटम और 3H गैसियस एटम बनेंगे। और बता इस रिएक्शन की हीट ऑफ एटमाइजेशन हमें दे रखी है x किलो जूल पर मोल। इसी तरह से दूसरा मतलब N2H4 का भी दिया है, देखिए मतलब N2H4 में 3 NH बॉन्ड है या उसमें N सिंगल बॉन्ड N बॉन्ड भी है। अच्छा बोला था आज भी, सबसे पहले दोबारा बोल रहा हूं फिर से कि जब भी ये अभी तो उसने लिख कर दे रखी है हीट ऑफ एटमाइजेशन, लेकिन तब भी ना दिया तो तब भी यही करते कि जब भी किसी बॉन्ड की एनर्जी कैलकुलेट करनी हो, बोला था वो ध्यान से चेक करना कौन से मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। तो बता एन सिंगल बॉन्ड एन किस में प्रेजेंट है? N2H4 में। अमोनिया में तो ओनली NH बॉन्ड है, तो इसको ब्रेक करके लिखो। अब बता ब्रेक जब करूंगा तो 4H गैस और 2N गैस मिलेंगे ना, और इस रिएक्शन की हीट ऑफ एटमाइजेशन हमें Y किलो जूल पर मोल दे रखी है क्वेश्चन ने। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ध्यान से बताना, बता ये जो X है ये क्या शो कर रही है? इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या शो कर रही है बताओ? कि तीनों NH बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जीज का सम है ना वो, बोलो। तीनों NH बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जीज का सम है, मतलब बता ये है क्या? 3 इंटू NH बॉन्ड एनर्जी है, ये इक्वल्स टू क्या है? X। अच्छा ये Y क्या है? यहां कितने कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक हुए? 4 तो NH हुए और साथ में एक N सिंगल बॉन्ड ब्रेक भी हुआ ना। तो बता ये Y किसका है? 4 इंटू NH बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी प्लस 1 इंटू N सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जीज का सम है ना ये Y।
अब बता तू मैं इनमें से क्या पूछा है, अब बता, एन सिंगल बॉन्ड एन एनर्जी, ये तुम कब ला सकते हो? बता, तुम्हें वाई तो पता है, ये वैल्यू अगर मिल जाए तो तुम आंसर ले आओगे। अब बता ये कहां से लाओ? तो अमोनिया क्यों दिया वो समझ में आ गया? ओके, इसी से तो लाओगे ना एक बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी, एनएच बॉन्ड को। तो लिख लें, तो बता एक बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी क्या आ जाएगी? x/3 किलो जूल पर मोल, और ये भी पर मोल एक एनएच बॉन्ड के रेस्पेक्ट में। और बता ये जो वैल्यू है यहां पुट कर दोगे तो 4x/3 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दें डायरेक्ट, तो 4y - 4x/3 किलो जूल पर मोल। और इस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट भी कर सकता था, इजी करना होता तो मैं तुम्हें बता हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ अमोनिया देता ओनली, और बोलता एनएच बॉन्ड एनर्जी लाओ, तब भी कर सकते थे। और बता अमोनिया वाले क्वेश्चन में हमने यही तो किया था, बॉन्ड एनर्जी जब एनएच की एवरेज लाए थे तो पहले बता x+y+z लाए थे ना हीट ऑफ एटमाइजेशन, तभी तो अपॉन नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3 किया था लास्ट में। तो बता वही तो कर रहे हैं अभी भी। अब इसी तरह का क्वेश्चन सुन ले, सेम ऑलमोस्ट, बस एक्स और वाई की न्यूमेरिकल वैल्यू दी थी और वो एआईपीएमटी में आया था। क्वेश्चन सुनना, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उसने बोला था बस NH3 की जगह CH4 और N2H4 की जगह C2H6, और बोला था सी सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड की एनर्जी कैलकुलेट करें। तो बता CH4 का यूज क्या था? अब बता CH4 में कितने CH बॉन्ड? 4, तो एक CH बॉन्ड की एनर्जी ला सकते थे अपॉन 4 करके। और बता फिर C सिंगल बॉन्ड C2H6 में 6 CH बॉन्ड और एक कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, बता सेम ऐसे कैसे कर लेते? ये क्लियर सबको? तो बता बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चंस होंगे कर लेंगे। अब लिख ले नेक्स्ट, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन। और ये जो हीट्स हैं इन दोनों का क्वेश्चन इसके बाद हम पढ़ेंगे हीट ऑफ सोल्यूशन, और इन दोनों का क्वेश्चन एक साथ पूछता है। मतलब जब भी हीट ऑफ हाइड्रेशन न्यूमेरिकल में होगी तो हीट ऑफ सोल्यूशन भी होगी 100%। बस इनमें डिफरेंस क्या है उसके लिए डेफिनेशन ध्यान से पढ़ना जो मैं बोल रहा हूं। लिख लें, हीट ऑफ हाइड्रेशन में द हीट रिलीज्ड, और इसमें ऑलवेज हीट रिलीज होती है, तो तुम्हें बता दो साइन क्या होगा? कभी कभी ऑलवेज, तो पहले वही लिख लो साथ में। तो साइन इसका क्या होगा? ऑलवेज नेगेटिव। द हीट रिलीज्ड when 1 mole of an when 1 mole of an anhydrous salt, 1 mole of an anhydrous salt combines with fixed number of water molecules, combines with fixed number of water molecules to form its specific hydrated crystal, to form its specific hydrated crystal, to form its specific hydrated crystal। अच्छा हमने क्या लिखा है इसमें? दोनों चीजें फिक्स है। एक तो रिएक्टेंट कौन होगा बता, पढ़ो। 1 मोल तो पर मोल डिफाइन करते हैं, उसकी वजह से क्या लिखा है? एनहाइड्रस सॉल्ट, मतलब जो सॉल्ट होगा वो ड्राई स्टेट में ही होना चाहिए, मतलब कोई वाटर मॉलिक्यूल उसमें नहीं होना चाहिए अटैच्ड, तो एनहाइड्रस सॉल्ट। अच्छा अच्छा क्या लिखा है आगे? टू फॉर्म इट्स स्पेसिफिक हाइड्रेटेड क्रिस्टल, मतलब प्रोडक्ट भी क्या होगा? क्रिस्टल। अब लेकिन हाइड्रेटेड क्रिस्टल बताओ सॉलिड स्टेट में ही होगा, लेकिन मतलब हर सॉल्ट से अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होते हैं। जैसे मैं तुम से पूछूं था कॉपर सल्फेट से 5H2O, FeSO4 से 7H2O,
तो इसमें वर्ड पढ़ो क्या लिखा है, कंबाइंस विद फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जो अलग अलग सॉल्ट के लिए अलग होगा। लेकिन अब सुनना, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में कि कितने सॉल्ट कोई सॉल्ट कितने वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन होगा, तो क्वेश्चन खुद बताएगा। वो लैंग्वेज में लिखेगा न्यूमेरिकल की कितने से कंबाइन होगा, ऐसे मैं क्वेश्चन पहले बोल देता हूँ। वो बोलेगा न्यूमेरिकल में ए बी सॉल्ट, और साथ में बोल देगा ए बी डॉट एक्स एच टू ओ, तो बता एक्स एच टू ओ बोलकर बता दिया ना कि एक्स एच टू ओ मॉलिक्यूल से कंबाइन होगा। अब वो 5 बोल दे, 3 बोले, 7 बोले, 2 बोले, तो यूज कर लेंगे हम। अब इसमें जैसे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं कि कैलकुलेट हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो बता जो कैलकुलेट करवाए सबसे पहले बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हो उसकी, तो कैलकुलेट हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो बता 1 मोल कॉपर सल्फेट फिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल कितने से कंबाइन होगा, 5H2O से, लिख भी लें साथ में। तो इसका स्पेसिफिक हाइड्रेटेड क्रिस्टल जो क्या है CuSO4.5H2O, और इसमें ऑलवेज हीट रिलीज होती है, उसको क्या बोल देते हैं, डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। इसकी जगह अगर बोल दूं कैलकुलेट हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, तो इससे भी 7H2O ही कंबाइन होते हैं, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट इसका, MgSO4.7H2O सॉलिड। और इस रिएक्शन की हीट को हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट बोल देंगे। तो बता इक्वेशन लिखना बहुत सिंपल सी, कितने वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे वो किसी ना किसी तरह से क्वेश्चन में बताएगा, तो बता उतने ही कंबाइन करके इक्वेशन लिख लेना, बहुत सिंपल सी इक्वेशन लिखना। लेकिन हमने बोला हीट ऑफ हाइड्रेशन के साथ हीट ऑफ सोल्यूशन भी यूज करवाता है, लेकिन इनमें डिफरेंस पहले तो लिख लेना, नेक्स्ट इसकी इक्वेशन के बाद वो लिख लेना। लिख लें इसमें नेक्स्ट, हीट ऑफ सोल्यूशन, हीट ऑफ सोल्यूशन, या एनसीईआरटी में इसी को लिखा होगा हीट ऑफ डिसोल्यूशन। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो हीट ऑफ डिसोल्यूशन, या कई बुक्स में हीट ऑफ सोल्यूशन लिखा होता है, दोनों एक ही बात है, हीट ऑफ डिसोल्यूशन या हीट ऑफ सोल्यूशन। अब इसका पहली चीज यहां पर, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस हीट ऑफ हाइड्रेशन में और हीट ऑफ सोल्यूशन में, हीट ऑफ हाइड्रेशन का साइन बता, ऑलवेज नेगेटिव बोला ना हमने लेकिन हीट ऑफ सोल्यूशन या डिसोल्यूशन में हीट रिलीज भी हो सकती है या एब्जॉर्ब भी हो सकती है, मतलब इसका साइन कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो पहले तो वही लिख लें, साइन नेगेटिव और पॉजिटिव। इसमें लिख लें डेफिनेशन, लिख लें द हीट रिलीज्ड, the heat released or absorbed, the heat released or absorbed when 1 mole of a substance, when 1 mole of a substance, 1 mole of a substance is dissolved in, is dissolved in infinite volume of water, is dissolved in infinite volume of water, in bracket लिख लें, when interionic attraction equals to 0, when interionic attraction equals to 0, when interionic attraction equals to 0, when interionic attraction equals to 0। अब ये जो लिखा है इसका मीनिंग क्या, ध्यान से देखना, यहां पर सबसे पहली चीज तो पढ़ो, इसमें क्या लिखा है, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस लिखा है, मतलब बता यहां पर एनहाइड्रस होना कंपलसरी है या नहीं, जबकि बता हीट ऑफ हाइड्रेशन में एनहाइड्रस सॉल्ट होना कंपलसरी है, जबकि इसमें क्या बोला 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। इसका मतलब क्या है, सुनना ध्यान से, कि कॉपर सल्फेट की भी हीट ऑफ सोल्यूशन होती है,
कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O की भी होती है, क्योंकि बता मैं डिसॉल्व तो इस क्रिस्टल को भी कर सकता हूं ना वाटर में डायरेक्ट, या ओनली सॉल्ट को करूं उसके एनहाइड्रस को, तो इसलिए लिखा है हमने 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या लिखा है आगे, इज डिसॉल्व्ड इन इनफाइनाइट वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब बता यहां फिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल या इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब बहुत सारा पानी में मिला सकते हैं हम। अच्छा बता इनफाइनाइट डाइल्यूशन या इनफाइनाइट वॉल्यूम का मीनिंग हमने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, बता इंट्रायनिक अट्रैक्शन जीरो, लिखा ना ब्रैकेट में इंट्रायनिक अट्रैक्शन जीरो। अब इसी की वजह से यहां पर एक प्रॉपर्टी जो बाकी सारी हीट से अलग करती है इसको, तो लिख ले वो नेक्स्ट पॉइंट पे मैं समझाऊंगा इसको, लिख ले नेक्स्ट पॉइंट इसी में, ऑन फर्दर एडिशन ऑफ वाटर, ऑन फर्दर एडिशन ऑफ वाटर, on further addition of water, on further addition of water, the magnitude of heat of solution, the magnitude of heat of solution मतलब विदाउट साइन देखेंगे, magnitude of heat of solution does not change, does not change, does not change। अब इसका मीनिंग क्या मैं समझा रहा हूं, बोर्ड पर देख लें पहले, जैसे बोलो क्वेश्चन, कैलकुलेट हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कैलकुलेट हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो बता कॉपर सल्फेट का 1 मोल हम लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में मिलाएंगे, और ये ध्यान रखना बता यहाँ फिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल या इनफाइनाइट वॉल्यूम, इसलिए बता क्या लिखा हमने, एक्वस लिखा। ये एक्वस शो ही क्या करता है कि हमने बहुत सारा पानी मिला ले लिया। अब बता यहां पर भी जब कॉपर सल्फेट को वाटर में मिलाएंगे तो सबसे पहले इससे बनता है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O ही, इससे पहले यही क्रिस्टल बनता है जो बना भी यहां, लेकिन हाइड्रेशन में हम यहीं रोक देते, बट सॉल्यूशन में हम इसके बाद ये बन गया, उसके बाद भी पानी मिलाते जाएंगे तो बता ये डिसॉल्व होता जाएगा, तो हीट रिलीज या एब्जॉर्ब भी होगी ना साथ में, तो हीट रिलीज एब्जॉर्ब होती जाएगी और ये डिसॉल्व होता जाएगा, पानी मिलाते जाएंगे, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, और कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया तो मुझे एक चीज बताओ, पहली चीज तो अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे उसमें या ये पानी में घुल जाएंगे, तो बताओ अब इसको फिर CuSO4.5H2O लिखूं या CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन लिखूं, ये बदल गया यहां पर, क्यों बदला, बना यही था पहले, लेकिन बता इनफाइनाइट वॉल्यूम ऑफ वाटर में ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, तो बता जो क्रिस्टल था वो पूरा घुल गया, तो बता वाटर मॉलिक्यूल रहेंगे क्या उसके साथ अब, तो जितना हीट रिलीज होना था वो हो चुकी, या एब्जॉर्ब होनी थी वो हो चुकी, इसके बाद मैं अगर बता पानी मिलाऊं तो हीट रिलीज एब्जॉर्ब होगी या इंट्रायनिक अट्रैक्शन जीरो हो जाएगा, और बता जब इंट्रायनिक अट्रैक्शन ही जीरो हो गया तो हीट रिलीज एब्जॉर्ब होगी या नहीं होगी, तो जितना मैक्सिमम हीट रिलीज होना थी या एब्जॉर्ब होनी थी वो हो चुकी, तो इस टाइम पर जो डेल्टा एच है उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन। जब तक हीट रिलीज एब्जॉर्ब होना रुकती नहीं है तब तक हीट ऑफ सॉल्यूशन बोलते ही नहीं है, तभी तो पढ़ो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, ऑन फर्दर एडिशन ऑफ वाटर हीट ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज, क्यों, क्योंकि बता जब तक वो हीट रिलीज एब्जॉर्ब होना रुकेगी नहीं तब तक मैं हीट ऑफ सॉल्यूशन बोलूंगा ही नहीं, और बता जितना मैक्सिमम रिलीज एब्जॉर्ब होनी थी वो हो चुकी, उसके बाद पानी कितना भी मिला दो इंट्रायनिक अट्रैक्शन तो जीरो है ना, तो हीट चेंज होगी कैसे, तो वो तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछता है इस पॉइंट का लास्ट वाले का, वो तुम्हें 4 हीट्स के नेम लिख देगा और पूछेगा इन चारों में से कौन सी हीट में या डज नॉट चेंज ऑन एडिशन ऑफ वाटर, तो हीट ऑफ सॉल्यूशन, तो ये क्लियर सबको। और इस यहां पर बता बना क्या, सिंपल सी चीज, कॉपर सल्फेट को एक्वस वाटर में मिलाया तो अपना एक्वस सॉल्यूशन बनाता है कंप्लीटली डिसॉल्व होकर, इसलिए बता इस रिएक्शन लिख लें, इस रिएक्शन की हीट को क्या बोल देंगे, हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, लेकिन एक डिफरेंस हीट ऑफ हाइड्रेशन में और इसमें, बता हमने यहाँ 1 मोल एनहाइड्रस सॉल्ट लिखा है, सब्सटेंस लिखा, मतलब बता मैं कॉपर सल्फेट की जगह कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O भी तो मिला सकता हूं डायरेक्ट वाटर में, इसका क्रिस्टल हो हमारे पास तो उसको मिलाएंगे
तो मुझे बताओ यहां पर भी इनफाइनाइट वॉल्यूम ऑफ वाटर लोगे तो ये डिसॉल्व होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और लास्ट में जब बचेगा तो बता CuSO4.5H2O का एक्वस सोल्यूशन या ओनली CuSO4 का एक्वस सोल्यूशन होगी। बता यहां भी तो अलग होएगा ना, वो जब कंप्लीटली डिसॉल्व होगा यहां भी तो यही बना था पहले, अब के बस हमने डायरेक्ट इसको मिला दिया, तो बता दोनों बार एक्वस सोल्यूशन ही बनेगा जो सॉल्ट है उसका। और इस रिएक्शन की हीट को क्या बोल देंगे, डेल्टा एच सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। तो अब एक चीज बोलो, जब भी इसका क्वेश्चन होगा तुम्हारे पास कोई शॉर्ट कंक्लूजन नहीं है जो बॉन्ड एनर्जी हीट ऑफ कंबशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन में होता है, तो इनके लिए एक ही मेथड, हीट ऑफ सॉल्यूशन गिवन हो तो उसकी इक्वेशन लिखो, हीट ऑफ हाइड्रेशन कैलकुलेट करवाए तो उसकी इक्वेशन लिखो और हेस लॉ यूज करो। हमने बोलता जब कुछ भी ना बचे तो हेस लॉ तो है ही सही। तो ये क्लियर सबको, इसका क्वेश्चन भी हम साथ में कर लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा, इसको अप्लाई करना बहुत सिंपल है। क्वेश्चन लिखें, द हीट्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ the heats of solution of, बोर्ड पर लिख लें, BaCl2 solid, बोर्ड पर लिख लें, BaCl2 solid and BaCl2 dot 2H2O solid, BaCl2 solid and BaCl2 dot 2H2O solid are -20.8, बोर्ड पर लिख लें, -20.8 and +8 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली, -20.8 एंड +8 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। और हमने बोला हीट ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। कैलकुलेट हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ, कैलकुलेट हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ BaCl2 सॉलिड। करेक्ट। तुम तो इक्वेशन लिखो, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा सिंपल सा। इक्वेशन लिखकर हेस लॉ यूज करेंगे। अब BaCl2 और BaCl2 डॉट 2H2O लिखकर बता दिया उसने कि कितने वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन होगा। हमने बोला क्वेश्चन खुद बताएगा हाइड्रेशन में कितने वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे, तो बता BaCl2 सॉलिड की हीट ऑफ हाइड्रेशन कैलकुलेट करें। तो हमने क्या बोला, जो भी कैलकुलेट करवाए सबसे पहले उसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखो। तो BaCl2 प्लस 2H2O गिव्स BaCl2 डॉट 2H2O सॉलिड। बता इस रिएक्शन की हमें डेल्टा एच कैलकुलेट करनी है और हमें गिवन है दो रिएक्शंस की हीट। तो बता BaCl2 लेके बता उन दोनों की क्या बोली है, हीट ऑफ हाइड्रेशन या सॉल्यूशन, हीट्स ऑफ सॉल्यूशन बोली है। तो बता एक्वस लिखूंगा और दोनों का BaCl2 का ही एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो BaCl2 एक्वस ही लिखोगे। और बता यहां पर अब दोनों रिएक्शंस की डेल्टा H1 डेल्टा H2 -20.8 और +8 किलोजूल पर मोल दी। अब बता इक्वेशन थर्ड, ये डिजायर्ड इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन की वैल्यू थर्ड मतलब 1 और 2 से लाओगे, लेकिन फिजिकल स्टेट का ध्यान से चेक करना जब सॉलिड एक्वस दोनों हो, क्योंकि बता तुम्हें BaCl2 डिजायर्ड इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड जो है वो BaCl2 सॉलिड है, वरना बता BaCl2 है फर्स्ट सेकंड में लेकिन वो एक्वस है। तो बता कौन सी इक्वेशन में मिल गया, फर्स्ट में 1 कोफिशिएंट के साथ बता सेम साइड मिल गया ना, तो इक्वेशन 1 माइनस की या प्लस की ही रहेगी और किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है क्या। अच्छा था H2O को बैलेंस इसको छोड़ देना क्योंकि ये एक्वस से बैलेंस नहीं हो सकता, तो उसको रहने दो, बाकी को बैलेंस करो। तो BaCl2 डॉट 2H2O सॉलिड
बता सेकंड इक्वेशन में मिल गया, लेकिन सेम या ऑपोजिट साइड? तो बता 1+2 या 1-2? तो बता डेल्टा एच ला सकते हो, डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2, तो -20.8 और ये -8 हो जाएगा, तो आंसर विल बी -28.8 किलो जूल पर मोल। और अपना आंसर क्रॉस चेक जरूर करो, हाइड्रेशन हीट ऑलवेज नेगेटिव, तो नेगेटिव आया। तो ये क्लियर सबको? अब बता टफ कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल सा बस इक्वेशन लिखनी है, डायरेक्ट नहीं कर सकते हम। लेकिन यहां तक हमने जितनी भी हीट्स पढ़ी, सब टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन है ना, और इनमें से मैक्सिमम का यूज तो ओनली इक्वेशन लिखने का है, खाली 3 को छोड़ दे हम, हीट ऑफ फॉर्मेशन, कंबशन और बॉन्ड एनर्जी, उनकी एप्लीकेशन पढ़ी, बाकी सबकी तो बता हमने बैलेंस्ड इक्वेशन लिख कर ही करा सॉल्व। हमने बोला H2O को बैलेंस नहीं करेंगे, ये जो एक्वस वाटर, क्योंकि बता इनसे H2O इनसे तो बैलेंस हो ही नहीं सकता ना वैसे, तो इसको छोड़ देना। अब लिख लें लास्ट हीट, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइज। अच्छा बता न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग में लिखवाया था, बता ये एंडोथर्मिक होता है ऑलवेज या ऑलवेज एक्सोथर्मिक? बोला था कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन एंड रेस्पिरेशन और ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो बता इनका साइन क्या होगा हीट का, पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव? तो लिख लें पहले तो साइन नेगेटिव ऑलवेज। अच्छा था न्यूट्रलाइजेशन होता किसका है, एसिड एंड बेस के सॉल्यूशंस का, लिख लें the heat released in the neutralization of, in the मतलब लिखना, the heat released when one equivalent of an acid, is completely neutralized by one equivalent of a base, is completely neutralized by one equivalent of a base in dilute solution, in dilute solution, in dilute solution। अच्छा दादा जितनी भी डेफिनेशन पढ़ के मुझे बता दो, जितनी भी टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ी, उनमें और इसमें डिफरेंस क्या है? सारी टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन पर मोल डिफाइंड थी, बट बताइए पर मोल या पर इक्विवेलेंट है? इसलिए बताइए स्क्रीन भी बदलेगी, अब क्या हो जाएगी, लिख लें किलो जूल पर इक्विवेलेंट या किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट है। तो ये ध्यान रखोगे, सबसे लास्ट में पढ़ा इसीलिए हमने इसको किया अलग है सबसे। यहां पर 1 मोल की जगह 1 इक्विवेलेंट एसिड बेस न्यूट्रल होंगे, तो 1 इक्विवेलेंट एसिड बेस न्यूट्रल होंगे, तो जो हीट रिलीज होगी उसको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। अब ये 1 इक्विवेलेंट लेते क्यों है, उसका रीजन सुन लें, अपनी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। क्योंकि तुमने मतलब पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी आयंस को ज्यादा यूज किया, तो तुमने हमेशा उनकी कैलकुलेशन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में करी है। क्यों करी? क्योंकि आयंस के अमाउंट की कैलकुलेशन इजी होती है मोल से ज्यादा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में कैलकुलेट करना। इसलिए तुम्हें ध्यान हो, बता तुमने आयनिक इक्विलिब्रियम में भी एसिड बेस सॉल्ट के सॉल्यूशन ही पढ़ते हो, उन्हीं के तो पीएच लाते थे। और बता तुम्हें ध्यान हो, मतलब पीएच कैलकुलेट करने में हमेशा तुमने H+ आयन या OH आयन कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी में ही ली ना, मोलैरिटी में होती तो चेंज करते थे। तो क्यों लेते थे? क्योंकि वहां कैलकुलेशन उससे इजी होती है। तो यहां पर भी एसिड बेस ही है, तो फिर से हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ही ले रहे हैं, तो इसलिए हमने लिया बस, वरना मोल में भी ला सकते हैं हम, लेकिन फिर मोल में बदलोगे मोल को इक्विवेलेंट्स में। अब यहां पर जो लिखा हमने एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन होता है, तो इसी से मैं बिना पढ़ाए तुमसे आगे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से बताना, सबको आता है। यहां पर एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन होगा ना, तो एसिड बेस का जब न्यूट्रलाइजेशन होगा तो बता एसिड एंड बेस 2 तरह के होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो बता उनके अकॉर्डिंग न्यूट्रलाइजेशन 4 टाइप का हो जाता है, कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन करवाऊं, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, या वीक एसिड
वीक बेस का करवाऊं। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं पहला, मैं आंसर लिख दिया फिर पूछ रहा हूं, मतलब 4 पेयर्स ऑफ एसिड्स एंड बेसेस लिखूंगा ऑप्शन में। अब पूछूंगा मैक्सिमम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसकी, बोलो। फर्स्ट की। मिनिमम किसकी? अच्छा रीजन बताओ क्यों? जो हर बार जो मीनिंग होता वही रीजन सबका। बता, स्ट्रॉन्ग का अल्फा अपने आप 100%, और बताओ 100% का मतलब हमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के मॉलिक्यूल मिलेंगे या ओनली आयन? और आयंस में ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्शन, तो बताइए ये रिएक्शन बहुत जल्दी होगी ना। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्शन 100% आयंस होंगे दोनों के, तो बहुत इजीली। और हमने पढ़ा है, बता जो रिएक्शन जितना जल्दी होती है उसमें उतनी ही ज्यादा हीट रिलीज होती है, इसलिए मैक्सिमम रिलीज किसमें होगी? इसमें। अच्छा मिनिमम इसमें क्यों? क्योंकि अल्फा इनका बहुत कम होता है ना, तो बता यहां पर हीट रिलीज कम होगी। अब इसी क्वेश्चन में लिखवाऊंगा, सुन ले, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी तरह से पूछूं, ये सब चीजें जो हो रही हैं वो सोल्यूशन में होंगी ना, तो वो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा इसी तरह से, 4 पेयर्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस देगा, पूछेगा इन चारों में से कौन से न्यूट्रलाइजेशन में सॉल्यूशन का मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर होगा या मिनिमम राइज इन टेम्परेचर होगा। तो बता, जितनी ज्यादा हीट सॉल्यूशन में लिबरेट होगी उतना वो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाएगी ना, तब भी आंसर भाई। लैंग्वेज लेकिन बदल दी, राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी की टर्म में पूछ रहा हूं, लेकिन है तो वही क्वेश्चन थियोटिकल। तो लिख लें नेक्स्ट पॉइंट, द हीट ऑफ द वैल्यू ऑफ, और ये वैल्यू का मतलब मैग्नीट्यूड, और एक चीज है ज्यादा कम का मतलब विदाउट साइन देखोगे, वरना -30 तो -15 से मैथमेटिकली सोचोगे तो -15 बड़ा है फिर, लेकिन ज्यादा का मतलब -30 मैग्नीट्यूड वाइज। द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, the value of heat of neutralization is maximum for SA plus SB, is maximum for SA plus SB, and minimum for WA plus WB, and minimum for WA plus WB। अब ये जो हमने लिखा इसी पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन, बस मैं जो बता रहा हूं ये ध्यान से समझना। अभी जैसे तुमने बताया वैसे के वैसे मैं जो पूछूं बताते रहना। जैसे मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रहा हूं, मैं बोलूं 1 मोल H2SO4, मैं मोल की बात कर रहा हूं, इक्विवेलेंट की बात नहीं कर रहा अभी। 1 मोल H2SO4 is completely neutralized by NaOH solution। अब पहली चीज तो बता, कंप्लीटली न्यूट्रल का मतलब जितने H प्लस आयन या OH आयन देगा एसिड या बेस, वो कंप्लीटली न्यूट्रल होने चाहिए। अब बताओ, इस 1 मोल H2SO4 2 मोल H प्लस आयन देगा ना, तो बता इसका 1 मोल लू NaOH का या 2 मोल? क्योंकि तभी तो 2 OH आयन मिलेंगे, इसके 2 H प्लस आयन को न्यूट्रल कर पाएंगे ना। तो बता यहां मैं 2 क्यों लिखने वाला हूं, वो क्लियर है। 1 मोल H2SO4 2 मोल NaOH को न्यूट्रल करता है, तो सॉल्ट बनेगा। और यहां ध्यान से पढ़ना, सॉल्ट जो बनेगा वो एक्वस सॉल्यूशन में बनेगा। क्यों? लास्ट में पढ़ो डेफिनेशन में क्या लिखा है, इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 इक्विवेलेंट ऑफ अ बेस इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब ये एक्वस सॉल्यूशन में ही बनेगा, और साथ में H2O मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस होंगे ना 2। अब लेकिन मुझे एक चीज बता, यहां पर एक काम की चीज जो अभी हमने लिखा लास्ट पॉइंट उसी पर, जब भी तुम्हें वो एसिड बेस दे दे न्यूट्रलाइजेशन हीट के साथ, चाहे वो कोई भी एसिड बेस दे, सबसे पहले चेक करना कि वो स्ट्रांग है या वीक है, ओके, वही डिसाइड करेगा हमारा आंसर। अब बता यहां पर H2SO4 का नेचर चेक करूं, वीक एसिड या स्ट्रांग एसिड? NaOH, जो प्रोडक्ट बने उनका भी नेचर सॉल्ट, और सॉल्ट अपने एक्वा सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा बता, वाटर स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट या सबसे वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है? सबसे वीक। बता, तभी तो बचपन से पढ़ रहे हो, प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा आयनिक में लाते हो 1.8 इंटू 10⁻⁻⁹ आता है। तो 10⁻⁻⁹ का मतलब क्या है, 1 के पहले 9th पोजीशन पर डेसिमल बीच में 80, तो बता अल्फा हुआ या नेग्लिजिबल? तो बता ये मॉलिक्यूल फॉर्म में ही रहेगा मेनली,
लेकिन बता ये जो बाकी तीन तुमने लिखे, ये मॉलिक्यूल फॉर्म में मिलेंगे हमें सॉल्यूशन में इनके, या ओनली आयंस मिलेंगे? क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, सब अपने आयंस में 100% ब्रेक। तो बता ओवरऑल रिएक्शन जब मैं लिखूंगा तो मॉलिक्यूल की जगह क्या लिखे हम? आयंस लिखे, क्योंकि आयंस की फॉर्म में ही रहेंगे। तो H2SO4 2H प्लस आयन प्लस सल्फेट आयन प्लस 2 मोल NaOH ब्रेक होगा तो 2 मोल सोडियम आयन 2 मोल OH आयन देगा। और ये भी 100% आयंस में ब्रेक होगा, 2 मोल सल्फेट आयन और 1 मोल सल्फेट आयन, या 2 मोल सोडियम आयन, सॉरी 2 मोल सोडियम आयन एंड 1 मोल सल्फेट आयन। लेकिन मतलब वाटर को ब्रेक करके लिखूं क्या आयंस में? तो ये ध्यान रखना, जो वीक होता है उसको आयन में ब्रेक करके नहीं लिखते, क्योंकि बता उसके तो कुछ ही अल्फा होता है। जैसे वीक एसिड वीक बेस भी हो तो उनका तो अल्फा बता मोस्टली हमने 5% या उससे कम लिया। तो बता वो मेनली आयन की फॉर्म में या मॉलिक्यूल की फॉर्म में? तो जो आयन की फॉर्म में रहते हैं उनको आयन की फॉर्म में लिखा, लेकिन जो मॉलिक्यूल फॉर्म में वो मॉलिक्यूल फॉर्म में। अब यहां मुझे ध्यान से बताओ, बता H प्लस आयन और OH आयन, इन्होंने रिएक्शन की आपस में या नहीं की? क्योंकि H प्लस आयन और OH आयन एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं तो वाटर बनता है ना, और वाटर बन रहा है तो वो मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट भी कर रहा है। एक चीज ध्यान रखना, रिएक्शन करने का मीनिंग ध्यान सुनना, रिएक्शन करने का मीनिंग या प्रोडक्ट करने का मीनिंग, बनने का मीनिंग है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट भी करे। और बता वाटर एग्जिस्ट कर रहा है मॉलिक्यूल फॉर्म में, तो बता H प्लस आयन गिवन बाय एसिड is completely neutralized by OH and given by base to form water। न्यूट्रलाइजेशन हुआ इनका। अब लेकिन बताओ ध्यान से, ध्यान, सल्फेट आयन और सोडियम आयन, इन्होंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया क्या? पार्टिसिपेट करने का मतलब जो ये मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, वो मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट भी करे। बताइए इन्होंने कंबाइन तो हो गए थे, ये सोडियम आयन सल्फेट आयन ऑपोजिट चार्ज हैं, लेकिन ये साथ में नहीं रह सकते, इसलिए वापस अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बना। तो बता सोडियम आयन बिफोर रिएक्शन जितना 100% डिसोसिएशन पर था, आफ्टर रिएक्शन भी 100% सोडियम आयन वापस मिल गया अलग से। सल्फेट आयन जितने थे आफ्टर रिएक्शन वापस मिल गए अलग से। लेकिन बताओ क्या H प्लस OH आयन मिले क्या? तो पार्टिसिपेट किसने किया रिएक्शन में? सोडियम सल्फेट आयन ने या H प्लस OH आयन ने? ओनली ओनली H प्लस OH आयन ने। सोडियम आयन सल्फेट आयन तो एज स्पेक्टेटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट थे, अपने ऑपोजिट आयन को चार्ज को देखते भी रहे बट कर कुछ नहीं सकते। इसलिए बता तुम्हें ध्यान हो, तुम आयनिक में पढ़ते थे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के एनायन कैटायन आर स्पेक्टेटर आयंस। तो स्पेक्टेटर आयंस है ना ये, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के आयंस स्पेक्टेटर। और स्पेक्टेटर मतलब बता इन्होंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो इनको ओवरऑल रिएक्शन में लिखूं क्या इक्वेशन की? ओवरऑल इक्वेशन में भी नहीं लिखेंगे। बता लिखते किसको? जो पार्टिसिपेट करें। तो बता अब मैंने इनको क्रॉस कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैथमेटिकली क्रॉस कर सकता हूं, वो तो क्या ही है स्पेक्टेटर की तरह सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इसलिए ओवरऑल रिएक्शन में हम इसको नहीं लिखेंगे इनको। तो क्या लिख देंगे? 2H प्लस आयन प्लस 2OH आयन गिव्स 2H2O लिखेंगे ओवरऑल रिएक्शन। लेकिन एक और चीज बता, जब भी तुम बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हो फाइनल, तो हमेशा कोफिशिएंट्स का सिंपलेस्ट होल नंबर लिखते हो ना। अब बता सिंपलेस्ट होल नंबर अभी और हो सकता है, ये 1:1:1 हो सकता है ना। तो बताइए 2 भी तो अभी कैंसिल हो सकता है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई? H प्लस आयन गिवन बाय एसिड न्यूट्रलाइज्ड बाय OH आयन गिवन बाय बेस टू फॉर्म वाटर। अब यहां पर एक काम की चीज मैं तुमसे पूछ रहा हूं, रुक जाओ, मैं जो पूछ रहा हूं अभी यहां पर बता, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लिया। मैं एक लाइन बोलने वाला हूं फिर मैं समझाऊंगा। मैं कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ले लूं, कोई भी, इनके अलावा कोई दूसरे भी ले लूं, तब भी ओवरऑल रिएक्शन ऑलवेज यही आती है, हर बार यही आएगी, चाहे मैं कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लूं।
अभी हमने डाई बेसिक लिया जिसका वैलेंसी फैक्टर 2 था, 3 वाला ले चाहे 1 वाला ले, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होने चाहिए बस। तो हर बार ये इक्वेशन आएगी ओवरऑल। देखें हम, इसकी जगह अगर मैं दूसरा लिख दूं, HCl है स्ट्रॉन्ग एसिड, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, इन दोनों की रिएक्शन करवाऊं तो KCl एक्वस सॉल्यूशन और वाटर बनेगा। अच्छा बता फिर से, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, नेचर लिखे इनका, स्ट्रॉन्ग बेस, ये सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जो अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इक्वेशन, ये पूरी नहीं लिखेंगे, फर्स्ट टाइम समझाने के लिए लिखी थी, अब तो मैं डायरेक्ट पता है ना, बता ये HCl मॉलिक्यूल फॉर्म में या आयंस में 100% ब्रेक, वहीं लिख दूं H प्लस Cl माइनस KOH, K प्लस OH माइनस K प्लस Cl माइनस। अब मुझे बताओ फिर से, वाटर के देखो बता, H प्लस OH आयन फिर न्यूट्रलाइज होकर वाटर बना रहे हैं, लेकिन K प्लस Cl माइनस रिएक्शन कर रहे हैं स्पेक्टेटर। तो बता फिर से ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, H प्लस गिवन बाय एसिड न्यूट्रलाइज्ड बाय OH आयन गिवन बाय बेस टू फॉर्म H2O। इन्होंने तो स्पेक्टेटर आयन है ना, इन्होंने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, वापस 100% मिल गए हमें अलग से। तो बता यहां पर ओवरऑल रिएक्शन हर बार यही आएगी ना। तो अब मैं काम की चीज बोल रहा हूं, पता जब हर बार स्ट्रॉन्ग, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले लूं मैं न्यूट्रलाइजेशन में, तो जब हर बार यही इक्वेशन आनी है, तो बताओ मैं अलग अलग क्यों लिखूं हर बार, डायरेक्ट लिख देना, यही यहां ही रख लो अब तो, कि कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो उसके न्यूट्रलाइजेशन की इक्वेशन फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जनरल इक्वेशन ऑलवेज यही आएगी, सबसे काम की चीज इसमें। ये मैंने 2 एग्जांपल से जो समझाया, मतलब यहां पर जब कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मैं ले रहा हूं, जब हर बार यही इक्वेशन आनी है, तो बताओ क्या डेल्टा H हर बार डिफरेंट आएगी या वो भी सेम आएगी। इसलिए बता, तुम पढ़ते हो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू मैक्सिमम होती है और कांस्टेंट भी होती है। तो वो कांस्टेंट क्यों आती है हर बार, क्योंकि कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, मतलब वो हमेशा इक्वेशन सेम देगा, और जब इक्वेशन सेम देगा तो बता डेल्टा H की वैल्यू भी सेम। और जब हम इसको कैलोरी मीटर से लाते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो उसकी वैल्यू आती है किलो कैलोरी में 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, या इसी को जूल में बदलें तो 57.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट आती है। तो मतलब आगे से एक चीज बोल रहा हूं, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड लिख लें, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोले, तो बता मैक्सिमम होती है, और कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है, -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, या किलो जूल में बोलोगे तो 57.3 किलो जूल माइनस में, लेकिन है क्या बता, पर इक्विवेलेंट। और लेकिन कई बार 57.3 की जगह 57.2 या 57.1 भी लिखा होता है, तो वो तो कैलोरी को जूल में कैसे बदल रहे हो, 4.2 लेकर बदल रहे हो या 4.184 से, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है, लेकिन अप्रोक्स 57 ही होगी किलो जूल में, लिख लें। तो ये क्लियर सबको। तो जब वापस बोल रहा हूं, जब भी एसिड एंड बेस गिवन हो, सबसे पहले वो चेक करना कि स्ट्रॉन्ग है या वीक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हुए तो तुम डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हो उसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की, और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू भी पता होगी। लेकिन मैं तुमसे लिखते लिखते पूछ, सुन लो, मतलब अगर मैं इनमें से
कोई एक एसिड वीक लूं या बेस वीक लूं या दोनों एसिड बेस ही वीक ले लूं, तो बता हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट से माइनस में ज्यादा आएगी या कम आएगी? कम आएगी। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि उनका डिसोसिएशन पार्शल होता है, लेकिन मतलब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होने के लिए डिसोसिएशन उनका भी 100% होना चाहिए। तो जो हीट रिलीज होती है उसी में से वो कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करता है, और बता रिलीज के साथ एब्जॉर्प्शन होगा तो फिर तो हीट रिलीज कम हो जाएगी ना ओवरऑल। ये लिख लिया? ठीक है, लिख ले। इफ वन ऑफ द एसिड, नेक्स्ट पॉइंट लिख ले। इफ वन ऑफ द एसिड और बेस, वन ऑफ द एसिड और बेस और बोथ, if one of the acid or base or both are weak, are weak, then heat of neutralization, then heat of neutralization is usually, heat of neutralization is usually less than, is usually less than -13.7, -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट और -57.3 किलो कैलोरी, किलो जूल पर इक्विवेलेंट is less than -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट और -57.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट, बिकॉज रीजन मिलेंगे साथ में, बिकॉज because the heat released in, because some part of the heat released, because some part of the, because some part of the heat released in neutralization, some part of heat released in neutralization is absorbed, is absorbed for the complete dissociation of, is absorbed for the complete dissociation of, for the complete dissociation of weak acid or weak base, is absorbed for the complete dissociation of weak acid और weak base। अब इसमें पढ़ो लास्ट में रीजन जो लिखा है कि हीट रिलीज होनी चाहिए थी 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, लेकिन होती है 13.7 किलो कैलोरी से कम रिलीज। तो उसका रीजन क्या है कि जो कम रिलीज हुई वो कहां चली गई? वीक के 100% डिसोसिएशन में एब्जॉर्ब हुई। तो अब वो तुमसे इस हीट को जो एब्जॉर्ब हुई एक्स्ट्रा, वो हमसे कैलकुलेट करवाएगा न्यूमेरिकली, लेकिन उसको बोलेगा कैसे क्वेश्चन में वो। तो लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट इसी के साथ, ये न्यूमेरिकल में काम आने वाला पॉइंट है जो मैं लिखवा रहा हूं। द हीट एब्जॉर्ब्ड, द हीट एब्जॉर्ब्ड फॉर द कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ, the heat absorbed for the complete dissociation of weak acid or weak base, for the complete dissociation of weak acid or weak base is called, is called heat of dissociation, is called heat of dissociation or heat of ionization, is called heat of dissociation or heat of ionization of weak electrolyte, heat of dissociation or heat of ionization of weak electrolyte।
ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो हमने लिखा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की हीट ऑफ डिसोसिएशन होगी या हीट ऑफ आयनाइजेशन होगी, अब ये कैसे हमने लाते हैं न्यूमेरिकली। तो जैसे मैं क्वेश्चन की फॉर्म में थ्योरी बता रहा हूं, जैसे बोलूं एसिडिक एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय NaOH, तो अब मैं इसकी पहले तुमसे पूछूं ओवरऑल रिएक्शन लिखे। जैसे बता स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो ओवरऑल रिएक्शन हमें पता है, लेकिन वीक हुआ तो हम कैसे लिखेंगे। तो मेथड वही पहले की तरह, नेचर चेक करो कौन स्ट्रॉन्ग वीक है। तो बता अब यहां पर एसिडिक एसिड में लिखूंगा तो बता स्ट्रॉन्ग या वीक। अच्छा NaOH स्ट्रॉन्ग, सॉल्ट फिर से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वाटर वीक है फिर से। अच्छा बताओ जो वीक होता है उसका तो अल्फा पार्शल होता है ना, तो मेनली आयन या मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, तो बता उसको आयन में ब्रेक करके नहीं लिखोगे तो एसिडिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन लिखोगे। प्लस बता NaOH तो 100% आयन में ब्रेक होगा ना, तो उसको Na+OH- लिखा पहले की तरह। अच्छा सॉल्ट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, चाहे किसी भी एसिड बेस से बने वो, तो फिर से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो एसीटेट आयन सोडियम आयन लिखोगे प्लस वाटर लिखोगे। अब मुझे एक चीज बता दो यहां पर फिर से कौन है स्पेक्टेटर आयन, बता Na+ ने पार्टिसिपेट किया क्या फिर से। और बता वो तो पहले ही बोला ना हमने, स्ट्रॉन्ग के आयन तो हमेशा स्पेक्टेटर होते हैं ना, लेकिन वीक के नहीं होते। तो बता स्ट्रॉन्ग मतलब ये सोडियम आयन फिर से ओवरऑल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा क्या, नहीं करेगा। तो इसकी ओवरऑल लिख लें साथ में, ओवरऑल रिएक्शन लिखूंगा तो क्या हो जाएगी, एसिडिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन प्लस OH आयन टू गिव एसिटेट आयन प्लस H2O, और इसमें जो हीट रिलीज होगी उसको क्या बोल देंगे, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। द वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है ना यहाँ पर। अच्छा लेकिन जिसमें रुक जा, पूरी सुन ले लो पूरी चीज। अच्छा था यहां पर भी तुमने देखा चाहे एसिड वीक था या बेस वीक हो, अगर कोई दूसरी होती तो बता यहां पर भी तो वाटर बनाना, और वाटर बना होगा तो H+ एसिड का और बेस का OH आयन कंबाइन हुए होंगे ना। तो कैसे हुए, बता एसिडिक एसिड पार्शली ब्रेक होकर H+ आयन देगा तो सही ना, अब ब्रेक होगा तो H+OH आयन से कंबाइन होकर वाटर बनाएगा और एसिटेट आयन बचेगा ना फिर सॉल्यूशन में। लेकिन बता जब यहां पर H+ आयन और OH आयन कंबाइन होकर वाटर बनाते हैं तो पर इक्विवेलेंट वाटर की फॉर्मेशन में इतनी हीट ही रिलीज होती है। अच्छा था ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, इसको मैं ये भी तो बोल सकता हूं फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H+ एंड OH आयन होता है, तो 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट हीट रिलीज होती है। लेकिन बता यहां पर हीट रिलीज्ड 13.4 होती है, मतलब -13.4 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट रिलीज होती है। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा ये बची हुई 0.3 कहां गई, बता इसकी फॉर्मेशन में तो इतनी ही रिलीज होगी, लेकिन बता ये वीक अपने आप 100% डिसोसिएट नहीं हो सकता। डिसोसिएट होने के लिए इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी ना, तो वो कहां से मिलेगी, जो रिलीज होती है 13.7, इसी में से कुछ पार्ट ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब कर लेगा तो बता रिलीज तो कम हो जाएगी ना, बोलो। और जो एब्जॉर्ब करी बता कितनी करी, 0.3 किलो कैलोरी, उसको क्या बोलूंगा लास्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग, हीट ऑफ डिसोसिएशन या हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिडिक एसिड। अब लेकिन वो इसका न्यूमेरिकल जो सबसे अच्छा वो यही है कि वो तुमसे वीक इलेक्ट्रोलाइट की हीट ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करवाएगा न्यूमेरिकली। अभी हमें आंसर तो पता है 0.3 आना है, लेकिन वो लाओगे कैसे, न्यूमेरिकली सॉल्व करके भी तो लाना पड़ेगा ना। तो बता फिर कुछ नहीं बचता तो हैश लो। तो अच्छा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की ओवरऑल इक्वेशन ये हो गई ना। अब एक चीज बता, हर बार तुम किसको यूज करके बोल रहे हो कि कम रिलीज होगी ज्यादा होगी, इसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हो, तो ये इक्वेशन तो हर बार लिखनी है तुमने, वीक में भी तो ये हमने लिख ली। दो इक्वेशन की डेल्टा एच पता है, तुम्हें लानी किसकी है, हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिडिक एसिड। तो बता एसिडिक एसिड जब डिसोसिएट होगा तो ये किस में ब्रेक होगा, एसिटेट आयन
और H प्लस आयन में ब्रेक होगा ना, इसकी लानी है ना तुम्हें डेल्टा H, यही तो कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ, तो इसकी डेल्टा H लानी है। तो बता टू इक्वेशंस, ये और ये की डेल्टा H पता है ना, तो बता थर्ड ला सकते हो, लिख भी लो। तो बता इक्वेशन 3 कैसे लाओगे, बता एसिटिक एसिड वन कोफिशिएंट के साथ हमें फर्स्ट इक्वेशन में मिल गया ना, सेम या ऑपोजिट साइड, तो इक्वेशन 1 प्लस की ही रहेगी। अच्छा यहां ध्यान से जल्दबाजी में एक सिली मिस्टेक मत कर लेना, ये एसिटेट आयन को चेक मत कर लेना, मतलब फर्स्ट में वो अपने आप है प्रोडक्ट साइड, वरना तुम एक इक्वेशन दो दो बार काम में ले लोगे। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी हैस लॉ यूज करो, हर इक्वेशन ओनली वन टाइम काम आनी चाहिए। दूसरा, कोई इक्वेशन जो गिवन हो वो छूटनी भी नहीं चाहिए, अगर वो छूट गई तुम्हारा क्वेश्चन रॉन्ग है, मतलब उसको काम में लिए बिना वो देते नहीं बनना। तो बता यहां पर एसिडेट आयन को छोड़ो, क्योंकि वो तो अपने आप फर्स्ट में प्रोडक्ट साइड है ना, तो किसको देखूंगा, H प्लस आयन। अब बता सेकंड इक्वेशन में सेम साइड है या ऑपोजिट साइड, तो बता ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट, सेकंड को लिख लो और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बता डेल्टा H3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -13.4 -13.7, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बता प्लस में 0.3 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट आ जाएगी ना। और बता माइनस में आई या प्लस में, अब प्लस में आनी भी चाहिए थी क्योंकि हीट एब्जॉर्ब्ड है ना ये। अब एक चीज, ये वाला क्वेश्चन है, ये इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन, लेकिन बता इसको तुमने अगर सॉल्व करा तो ये बहुत लेंदी हो रहा ना लिखने में, तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक से कर लेंगे। बस अगर उसने किसी वीक एसिड या वीक बेस की हीट ऑफ आयनाइजेशन या हीट ऑफ डिसोसिएशन पूछी, तो ये जो लास्ट स्टेप है इसी को शॉर्ट ट्रिक में कन्वर्ट कर ले, कि डेल्टा H आयनाइजेशन या डेल्टा H डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड या वीक बेस, वो होती है डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस प्लस 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट या 57.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। यही तो करा लास्ट, और ये माइनस करा था, लेकिन मतलब वो माइनस माइनस उसके साइन की वजह से माइनस माइनस प्लस हो गया ना। तो बता ये वाला क्वेश्चन अगर मुझे डायरेक्ट करना ऑब्जेक्टिव में, तो टाइम भी तो सेव करना है ना हमने, मतलब -13.4 वीक वाली हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्लस 13.7, तो बता 0.3 डायरेक्ट। ये मैं क्यों मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई, मतलब अभी हीट ऑफ आयनाइजेशन पूछी तब तो बिल्कुल सिंपल सा, लेकिन मैं उल्टा कर देता, हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिडिक एसिड दे देता और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक एसिड विद NaOH पूछता, तब भी बता डायरेक्ट एक लाइन में ला सकते हो ना। तो ये लिख लेना, इसका वह जो क्वेश्चन होगा वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। वैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, बस इसके न्यूमेरिकल मुझे बताने दो तीन, ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूँ जो हमारा चैप्टर है, मॉड्यूल में से पहले जो क्वेश्चंस दिए थे वो कर लिए सबने, तो ये बचे हुए जो क्वेश्चंस है मॉड्यूल के वो करके ले आओगे कल, और फिर हम इसके डाउट भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सॉलिड स्टेट और छोटा सा चैप्टर है, हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है।